हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है डेट इज़ रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम मॉक, और कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए हर सेक्शन, ताकि हम 95 प्लस मार्क्स ले आएँ। बिकॉज़ हमें पता है कि इसमें कंपटीशन काफ़ी है, आरबीआई असिस्टेंट में कट ऑफ काफ़ी जाती है आगे। तो हमें ये टारगेट बना के चलना है कि कैसे हम 90 प्लस परसेंटाइल ले आएँ और स्कोर जो है हमारा वो 95 प्लस हो। तो इसके लिए मैंने ओली बोर्ड का एक मॉक मैंने पहले दिया था, और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी है अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें पहला वाला ही दे देता हूँ, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग। ठीक है, इसमें मेरे आए थे 89.25, है ना। मैंने 93 अटैम्प्ट किए थे, 3 गलत हो गए, और परसेंटाइल है 91.9, है ना। तो मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, इंग्लिश है ये। ठीक है, तो गाइस इंग्लिश में आप क्या करिए, आरसी और जो पैराजम्बल है उसको छोड़ के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट करिए। वजह यह है कि वो एक तो कम टाइम में हो जाएंगे आपके, और सही होंगे। एक्यूरेसी आपको पता रहेगा कि हाँ ये सही मैंने किया है, टिक। पैराजम्बल में इतना एक्यूरेसी नहीं है, प्लस वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो उसको आप बाद में रखिए। आरसी इजी होगा, लेकिन उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो टाइम ले जाएं आपका। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप आरसी और जो पैराजम्बल है उसको आप बाद में करिए, और जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ग्रामर बेस्ड है या रॉन्ग स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सिंगल लाइनर, वो आप पहले करिए। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने करे तो थे सारे, लेकिन एक गलत हो गया और 2 छोड़ दिए थे मैंने। तो देख, जैसे कि ये मैच द फॉलोइंग है, तो ये इजी है, आपको मैच करना है कॉलम 1 का कॉलम 2 से। इसमें आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आप ऑप्शन कर रहे हो उसको आप देख लो कि वही सेम ऑप्शन कहीं दूसरे में तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होगा और बाकी सेम ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पे ओनली ए डी लिखा हुआ है, तो ए डी यहाँ पे भी है, बी ई भी है, सी एफ भी है। तो ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ ए डी आपने चेक किया, सही हुआ और अब टिक करके आगे चल दिए। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं बी ई और सी एफ तो नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, इसमें ऐसा ही है। फिर ये है पैराजम्बल। पैराजम्बल में देखिए एक तो लास्ट में करिएगा, और सबसे इजी इसमें ये रहता है कि आप जो पहला जो सेंटेंस होगा वो ढूंढना काफ़ी आसान होगा, और हम सब यही करते हैं कि पहला वाला तो हम ढूंढ लेते हैं और वो टिक कर देते हैं हम, तो वो भी सही है। और लेकिन हम क्या करें, जब अगर अब टाइम हमारे पास है, जैसे मैंने इसमें देखिए 262 सेकंड्स लिए हैं, जबकि टॉपर ने 187 सेकंड लिए हैं। मतलब क्या है, मैंने ज़्यादा टाइम लिया है क्योंकि मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ था, और मैंने अपना टाइम लिया क्योंकि मुझे समझना है कि कैसे पैर बनेंगे इसमें, तो मैं अपने हिसाब से इसको करूँगा। तो इसमें मैंने पहले जैसे ई है, ई कर दिया। फिर आप देखिए कि कोई कंजक्शन तो नहीं है, क्योंकि वो वाले कंजक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंस हमारे स्टार्टिंग वो नहीं हो सकते। स्टार्टिंग तो नहीं हो सकते, लेकिन वो पैर बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बताऊँ, जैसे सी है, बट इन रियलिटी द मोस्ट कॉमन। बट इन रियलिटी यानी कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, यानी इससे पहले कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जो इसके अपोजिट बात कर रहा होगा, है ना। जैसे कि एस्पिरेंट शुड ऑल्सो नीड। अब देखिए यहाँ पे ऑल्सो लगाया हुआ है, एस्पिरेंट शुड ऑल्सो नीड, मतलब उससे पहले भी एस्पिरेंट के लिए कुछ और बात करी गई है ना, तभी यहाँ पे ये ऑल्सो यूज़ किया है। तो कुछ की वर्ड्स हैं, स्पेशली कंजक्शन होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, जैसे द है या ए है, जैसे ए से शुरू हुआ, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। ऑल्सो है ना। तो इनसे हमें पता चलता है कि इनसे पहले कोई सेंटेंस होगा ज़रूर, तभी इन्होंने आगे ऑल्सो लगाया है। बट इन रियलिटी यूज़ किया है, मतलब उससे पहले कोई कॉन्ट्रास्ट में कोई बात करी गई होगी। तो ऐसे कुछ पैर्स होंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आ जाएंगे, ईजी है, आरबीआई असिस्टेंट में ईजी ही आते हैं, तो आपसे हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे टिक करेंगे तो 5 और 5 गलत हो जाएंगे पैराजम्बल में। ये बड़ा रिस्क है मामला, है ना। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन से, ये मैं थोड़े बच के रहता हूँ इन क्वेश्चनों से, क्योंकि मेरे गलत हो जाते हैं। तो इनमें आप पहले यहाँ देख लीजिए कि इन सिमिलर और डिफरेंट फॉर्म्स पूछा है कि नहीं। जैसे नोट है, तो नोट मतलब बहुत सारे मीनिंग है इसके। नोट यानी नोट डाउन करना,
है ना, एक नोटबुक का नोट होता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब है क्या वो नाउन तो नहीं है, आप उसको एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको सारे फॉर्म्स देखते हुए ये करना है ना। तो ये मैंने किया था, ये 10th मैंने छोड़ दिया था। जैसे मैं अभी करना चाहूँ तो ड्राइव है, जैसे सोनिया ड्राइव से ब्लैक इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है, ड्राइव्स की बात हो रही है, वर्क के फॉर्म में यूज़ किया है, सही है। सोना वॉज लेट डाउन बाई दी ड्राइव, लेट डाउन बाई दी ड्रिवन, ड्रिवन नहीं है, गलत है ये। द सिक्योरिटी ड्राइव्स ऑल द प्रिजनर्स टुवर्ड्स द प्रिजनर वॉल, हाँ तो ये ठीक है, तीसरा सही है। तो वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया है पहला और तीसरा, तो मेरे ख्याल से 1 और 3 होगा, हाँ सही है। अब मैंने पता नहीं क्यों उस टाइम पे नहीं किया, देखो अनअटेम्प्टेड, और मैंने टाइम लिया है, मतलब मैं इसको सोच तो रहा था, 53 सेकेंड लगाए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट लगाया है मैंने, लेकिन मैंने इसको किया नहीं टिक, क्या पता मेरे मन में कुछ और चल रहा होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँगा। तो ये हो जाता है, ये प्रैक्टिस से ही जाएगा, और ये इसीलिए हम मॉक देते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम में ऐसे आते हुए क्वेश्चन छोड़े ना, जैसे मैंने यहाँ छोड़ दिया है। ठीक है, ये भी ऐसा ही है। एरर के लिए आप क्या करिए, जब भी आप एरर के क्वेश्चन करें, जब उसको पढ़ें तो थोड़ा अपना स्पीड थोड़ा स्लो कर लें, है ना, धीरे धीरे पढ़ें, ताकि आप समझते जाएं, ग्रामर चेक करते हुए जाएं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप एकदम आरसी की तरह पढ़ रहे हैं फटाफट, ऐसा मत करिएगा। एरर में आप थोड़ा रुक के आराम से पढ़िए, ताकि आपको समय मिले, आपके माइंड को प्रोसेस करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि हाँ ये इसका सब्जेक्ट सही जा रहा है, नाउन ठीक है, प्लूरल ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड में कमी करते हैं इसमें एरर पढ़ने के टाइम पे। ठीक है, ये क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, ये तो सबको ही पता है, इजी होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस में एस नहीं लगता है ना, चिल्ड्रन का मतलब ही होता है प्लूरल है, तो एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ए इनकरेक्ट है। तो ये सिंपल है, इनको आप पहले करिए। एरर का ये तो सिंपल ही है, जैसे इसमें मैंने एरर कर ली है, नो एरर करिए, लेकिन सी है इसका सही आंसर। ही वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज ब्रदर इन लॉस, ठीक है। तो देखिए ब्रदर इन लॉस, एक से ज़्यादा इन लॉस होते हैं ना, तो यहाँ पे एस नहीं, लॉस में एस नहीं लगाते, हम ब्रदर्स में लगाते हैं, एस यहाँ लगाया जाता है। तो ये एक एरर थी, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है एरर में। ये आपको फ्रेज पूरा फिल करना है ना, आफ्टर ही हैड कंप्लीट हिज होमवर्क, गलत है, देखो हैड आया है तो V3 लगेगा, वर्क का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। तो ऑप्शन में आप चेक कर लो कि फिनिश्ड है, यही है थर्ड फॉर्म, और तो कोई है ही नहीं फॉर्म V3 का। तो ऐसे आपको ग्रामर की हेल्प लेते हुए आपको ये करने हैं, और ये बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते और आराम से हो जाते हैं, है ना। देवर गो टू, अब गो टू सही नहीं बैठ रहा, देवर गोइंग टू आएगा ना, जरंड लगेगा, है ना, देवर गोइंग टू। तो ये सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर आप कर सकते हो, और प्रीलिम्स में तो ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ना, उससे आपका टाइम बचता है और आपके एक्यूरेसी रहती है कि हाँ मैंने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि आप रीज़न दे सकते हो उसके लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे बोला कि जरंड लगनी थी तो गोइंग टू आ गया, और टाइम भी कम लगेगा, देखिए मैंने 11 सेकेंड ही लगाया है, इनफैक्ट टॉपर ने 14 सेकेंड लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको यही करना है, जो वन लाइनर्स हैं, जो एरर वाले हैं, मैच द फॉलोइंग वाले हैं, वो आप पहले कर लीजिए, उसके बाद आप आरसी करिए। जैसे ये आरसी आ गया, इसमें 8 क्वेश्चन है, आप इसमें भी देखिए जो सिनोनिम वाले हैं, एंटोनिम वाले हैं, वो वाले पहले करिए, क्योंकि उनको अटेम्प्ट करने के लिए हमें पूरा आरसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ वो पर्टिकुलर वर्ड जहाँ पर है वो लाइन पढ़नी पड़ेगी, है ना। जैसे कि परसिस्ट का क्या पूछा है, सिनोनिम, तो दीज प्रॉब्लम्स ऑफन परसिस्ट इन एडोलेंस एंड एडल्टहुड। तो ये सेंटेंस आपने पढ़ा सिर्फ, और फिर उस हिसाब से आप यहाँ मीनिंग टिक कर सकते हो, है ना। तो पूरा आरसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आरसी में आप पहले वो वाले करिए, सिनोनिम्स वाले, एंटोनिम वाले, बाद में जो फिर आ रहे हैं क्वेश्चंस उनके लिए आप पूरा आरसी पढ़िए। और उसके लिए भी मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर आप वो आंसर ढूंढते हुए आरसी पढ़िए, है ना। जैसे इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़ लो, आप ऑप्शंस पढ़ लो थोड़ा बहुत, और फिर जल्दी से आप आरसी पे जाओ, फिर आपको ध्यान रहेगा कि मुझे क्या चीज़ ढूंढनी है, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, इंग्लिश का जब अटैम्प्ट करता हूँ ना, तो सबसे पहले सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले या सिंगल ब्लैंक वाले, है ना, वो वाले मैं पहले अटैम्प्ट करता हूँ। फिर मैं आरसी करता हूँ, आरसी में भी जो पहले, आरसी में भी ब्लैंक दे देते हैं बीच में, वो वाले करता हूँ, या सिनोनिम वाले या एंटोनिम वाले, वो वाले पहले कर देता हूँ। उसके बाद मैं पैरा जंबल करता हूँ, उसमें भी मैं पहला वाला क्वेश्चन जो मतलब पहला सेंटेंस है वो ढूंढ के टिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं पैर बनाता हूँ, पैर की मदद से मैं पूरा सीक्वेंस बिठाता हूँ
हाँ पैराजंबल का। अगर मैं श्योर हूँ तो मैं कर दूंगा सारे टिक, अगर नहीं श्योर हूँ तो सिर्फ मैं पहला वाला करता हूँ, है ना। तो इससे क्या एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी आपकी इंग्लिश में, क्योंकि क्या होता है, रीजनिंग और क्वांट तो सबका अच्छा होता है और वो अच्छे नंबर ले भी आते हैं, लेकिन हमें इस मॉक में या इस एग्ज़ाम में 95 प्लस लाने हैं, तो हमें इंग्लिश में भी सारे अच्छे सही करने हैं, कोई गलत नहीं करना है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी भी है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये तो था मेरे ख्याल से आरसी और इंग्लिश का सेक्शन, 30 होते हैं क्वेश्चन। फिर है क्वांट। देखिए क्वांट में भी ऐसा है, देखो हमको करने तो सारे ही हैं, 35 के 35 अटैम्प्ट करने हैं, या फिर 30 प्लस तो करना ही है, क्योंकि हमारी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, 90 प्लस जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमें सारे ही अटैम्प्ट करने हैं तो हम जो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है वही हम पहले अटैम्प्ट करें, ऐसी बात नहीं है इसमें। इसमें भी हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम बीच में यदि कहीं अटक गए तो हम फंसे नहीं और हम आगे दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो इसमें भी सीक्वेंस मैं यही फॉलो करता हूँ और आप भी यही करिए कि जो भी आपके स्पीड मैथ के क्वेश्चंस हैं, लाइक अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, उनको आप पहले अटेम्प्ट करिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करिए, फिर डीआई करिए, फिर आप अरिथमेटिक करिए, है ना। ये इसमें प्रैक्टिस की बात है। जैसे ये डीआई है, तो डीआई में भी अब काफ़ी दुविधा रहती है, जो बिगनर्स होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि जो डेटा दिया है यहाँ पे, जैसे ये बार ग्राफ है, तो क्या मैं इसका नोट डाउन करूँ हर पॉइंट, जैसे मंडे में ये डेटा है, ट्यूसडे में ये, तो लिखूँ कि नहीं लिखूँ, ये समझ में नहीं आता लोगों को। लेकिन अब ये देखिए यहाँ सीधा दिख रहा है आपको, है ना, ये 710 है, 710 है, ये इतना है, तो इसमें लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप क्वेश्चन पढ़िए, मंडे वेडनेसडे दिख रहा है आपको, मंडे वेडनेसडे, मंडे और वेडनेसडे पे आप देखिए क्या डेटा है और उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए टॉपर ने 88 सेकंड लगाए हैं, जबकि मैंने 68 सेकंड ही लगाए हैं, है ना। तो नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे कि कोई DI ऐसी आई है जिसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपको प्रॉफिट दे दिया है, तो आपको CP ढूंढना है फिर तो, है ना। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि हाँ कि भाई प्रोडक्ट A के लिए CP ये है, प्रोडक्ट बी के लिए ये CP है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ डेटा सामने ही दिख रहा है तो उसको नोट डाउन करके आप टाइम बर्बाद मत करिएगा, है ना। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस रोज़ करोगे 5-5 DI, तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ इस वाली DI में मैं लिख लेता हूँ, इस वाले में मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, या इस वाले को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करूँगा, है ना। तो प्रैक्टिस है इसमें। अब ये है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं, सॉरी अप्रॉक्सीमेशन के, ये सिंपल हैं। इनकी आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए स्पीड मैथ के लिए मैं रोज़ सुबह उठ के स्पीड मैथ ज़रूर करता था, भले कितना ही इजी लगे, अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन कितना भी इजी क्यों ना लगता हो, लेकिन हमें हमारा हाथ बिठा के रखना है उस पर, हाथ साफ़ होना चाहिए, तुरंत कैलकुलेशन होनी ही चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। तो रोज़ सुबह तो आप ये प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप 5 अप्रॉक्सीमेशन, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़, 5 मिसिंग सीरीज़, टेबल्स, फ्रैक्शन का कन्वर्जन, ये आप रोज़ सुबह 1 घंटा लिखिए बाय हार्ट, ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो, है ना। बाकी RBI असिस्टेंट का तो लेवल थोड़ा इजी रहता है, तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन करना जल्दी ही है आपको, है ना। स्पीड बरकरार रखनी है ताकि आप 35 में से 35 कर लें। अब जैसे कि ये है पाई चार्ट है, तो 20% निकालें, 40% निकालें, कैसे मतलब निकाल के लिख लें कि रहने दें। तो ऑफ कोर्स हमें नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि देखिए अब टोटल नंबर कितना है, 40,000 है, कितना प्यारा नंबर दिया हुआ है। 20% निकालना है, लास्ट के 2 ज़ीरो हटा देंगे हम, तो 8,000 हो गया। 40% कितना हो गया, 16,000 हो गया। 15% कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो ये तो हम देखते ही पता कर सकते हैं, तो इसमें हमें डेटा नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए। तो क्वांट में तो ये है। बाद में आप अरिथमेटिक करिए, क्योंकि अरिथमेटिक में टाइम लग जाता है। अब जैसे ये मिसिंग सीरीज़ है, देखो मेरी आदत तो है कि मैं पूरा सीक्वेंस लिखता हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया है बाय हार्ट, मतलब डायरेक्ट मैं देख के स्क्रीन पे उसका डिफरेंस नोट करूँ, तो मेरी स्पीड बहुत कम हो जाती थी उसमें और मैं गलतियाँ बहुत करता था। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस तो करी, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं सीक्वेंस लिख ही लेता हूँ पूरा, 2 3 5 8 17, फिर मैं खुद ही कॉपी पे अंदर खुद ही करता रहता हूँ सॉल्व। स्क्रीन पे देख के मैं उसको डिफरेंस निकालूँ मन में, फिर लिखूँ, उतने में मेरी गड़बड़ हो जाती है कुछ ना कुछ, मैंने बहुत बार ही देखा। इसलिए फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं एग्ज़ाम में भी तुरंत ही लिख लूँगा,
सीक्वेंस भी, और फिर मैं सॉल्व करूँगा। आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आपसे बाय हार्ट हो रहा है तो वैसे कर लीजिए, या प्रैक्टिस करने की ट्राई करिए, बन जाएगा शायद, क्योंकि कई लोग ऐसे ही हैं जो डायरेक्ट स्क्रीन पे देख के ही डिफरेंस लिखते हैं, है ना। तो मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मैंने ट्राई भी किया था लेकिन वो मुझसे नहीं हो पा रहा था, और मेरा हमेशा टाइम निकल जाता था उसमें, तो मैं तो लिख लेता हूँ। ये आप पर है, आप कैसे करिएगा इसको, है ना। बस ये है कि हमें स्पीड में करना है ना। ये हो गया। हाँ, ये है अब रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में भी यही है, एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे हम। पहले हम मिसलेनियस करेंगे जिसमें सिलोजिज्म होंगे, राइट, इनइक्वालिटी होगी, वो कर लेंगे। उसके बाद पजल करेंगे हम। अब जैसे मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है वो फैमिली रिलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो मुझे नहीं पसंद हैं, क्योंकि उनमें मुझे ऐसा लगता है बहुत दिमाग चलाना पड़ जाता है मुझे, और नंबर मिलते हैं 3 या 2, इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उनको हमेशा बाद में ही करता हूँ, भले वो इजी हैं, मिसलेनियस सेक्शन में आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं पर्सनली इसमें बहुत टाइम ले लेता हूँ उस टाइप के क्वेश्चन में, तो मैं उसको नहीं करता अब स्टार्टिंग में, उसको जाने देता हूँ कि भाई तू बाद में मिलना, बाद में करेंगे तेरे को, ठीक है। अब पज़ल देखिए, 5-6 टाइप की पज़ल तो कॉमन है, वो हर एग्ज़ाम, हर प्रीलिम के सेट में आएंगी, आपके एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में आएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको जज करना है कि आपको कौन सी पज़ल बहुत जल्दी बन जाती है आपसे, आपका हाथ कौन सी पज़ल में बैठा हुआ है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे फ्लोर वाली पज़ल अच्छी लगती है और मैं तुरंत बना देता हूँ, मेरी गलतियाँ भी नहीं होती उसमें, तो मैं फ्लोर वाली अगर कोई मिली मुझे पज़ल तो पहले वो करूँगा। फिर मुझे ईयर वाली अच्छी लगती है, उसमें ईयर कैलकुलेट करना होता है, एक बार कर लिया फिर कुछ भी नहीं होता, उसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों डर जाते हैं ईयर वाली का सुन के ही नाम, तो लेकिन मुझसे तो बन जाती है। तो मेरा हाथ कहाँ बैठा हुआ है, फ्लोर वाली पे बैठा है और ईयर वाली पज़ल पे बैठा है, तो सबसे पहले मैं वो दोनों पज़ल करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो जो सीक्वेंस वाली होती है ना, कि एक रो में 6 लोग या 9 लोग बैठे हैं, वो वाली मैं करता हूँ। उसके बाद मैं स्टैक वाली करता हूँ, और फिर उसके बाद वो जो सर्कुलर या ट्रायंगल 8 लोग इनवर्ड है या आउटवर्ड है, वो वाली करता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा कि आपका हाथ कौन सी पज़ल में साफ़ है, और जो वो पज़ल आ गई अगर आपके शिफ्ट में, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद दूसरी वाली करिएगा जिसमें आपको पता है कि थोड़ा हाथ तंग है, थोड़ा गलती कर सकता हूँ मैं, तो वो आप बाद में करिएगा। तो रीजनिंग में तो कुछ है नहीं खास, मिसलेनियस रीजनिंग है तो आप सोचने पर होता है, तो आप सबका दिमाग चलता ही है रीजनिंग में, सबका अच्छा स्कोर आता भी है रीजनिंग में, है ना। तो देखिए मैंने तो भी कितने 2 गलत कर दिए हैं रीजनिंग में। तो ये सिलोजिज्म में तो बहुत ही ईजी होते हैं, कर ही सकते हैं हम। मैं देख लेता हूँ मैंने कौन से गलत कर दिए। हाँ, देखिए ये वाले क्वेश्चन भी मैं बाद के लिए रखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है। देखिए 47 सेकंड लगाए मैंने, और बात के लिए रखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वो टाइम कम बचता है बाद में, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ इनको, तो जल्दी जल्दी में कबाड़ा हो जाता है और गलत करता हूँ मैं। तो एक ये गलत कर दिया मैंने। ये भी मैंने जल्दीबाजी में कुछ किया होगा और वो रायता फैल गया इसमें, ठीक है। तो ये गाइस रीजनिंग का था। हाँ, ये आरबीआई असिस्टेंट में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होती है एक पूरी। इस साल और लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में तो नहीं आए थे प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा। और बाकी तो इजी रहता है लेवल, बिकॉज़ ये असिस्टेंट है, आरबीआई असिस्टेंट का है। इसमें हमें 95 प्लस का टारगेट रखना है, और वो जब ही होगा जब आप क्या करें, 100% एक्यूरेसी मेंटेन करके रखें। और इंग्लिश में ज़्यादा आप ध्यान रखें, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में तो 100% एक्यूरेसी हम ले आते हैं और गलत नहीं होते हमारे, लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है और हमारे 5-6 गलत हो जाते हैं, है ना। करे ही हमने 25-26 होते हैं, उसमें फिर 5-6 गलत हो गए तो हमारे पास 16-17 नंबर आते हैं। तो हमें इंग्लिश पे ध्यान देना है, क्योंकि ये नैया पार करवाएगा। इंग्लिश में भी अच्छा हैंडसम स्कोर लाना पड़ेगा, तभी तो आप 95 प्लस एग्ज़ाम में ला पाओगे, अटैम्प्ट कर पाओगे, है ना। वो भी सही वाले अटैम्प्ट करोगे तब है इंग्लिश में, है ना। तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस से ही होता है। मैंने तो यही देखा है आज तक, जो भी चीज़, जैसे मैं जब आया था नया नया बैंकिंग की तैयारी करने में, तो इंग्लिश के अलावा मेरा सब में डब्बा गोल था। इंग्लिश में कर लेता था क्योंकि लैंग्वेज है, बैकग्राउंड मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो मुझे आती थी, मैं बोलता भी था पहले खूब, तो मुझे पता था इसमें हाथ नहीं है तंग मेरा, तो इंग्लिश में ही स्कोर अच्छे आते थे। बाकी बीइंग एन इंजीनियर मुझे क्वांट में दिक्कत रहती थी, क्योंकि मेरे को हमेशा कैल्सी यूज़ करने की आदत थी,
कुछ भी करना हो तो कैलसी उठाता था मैं। तो मुझे स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत रहती थी, और स्पेशली जब वो 20 मिनट का टाइमर होता है आपके दिमाग में कि जल्दी करो 20 मिनट में करने हैं, तो जल्दबाजी में गड़बड़ भी होती थी। तो फिर मैंने इसको काम किया, मैंने स्पीड मैथ पे काफ़ी वर्क किया और आज तक करता रहता हूँ मैं। सुबह उठ के सबसे पहला काम यही होता है, टेबल लिखना, स्क्वायर लिखना, क्यूब लिखना, फ्रैक्शन लिखना, ये सब करता हूँ मैं। रीजनिंग भी, आप पज़ल एक बार बनाने लग जाओगे तब आपको इंटरेस्ट आएगा। तो मुझे रीजनिंग में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और फिर मुझे अच्छा लगने लग गया, क्योंकि एक बार पज़ल बन जाती है तो बड़ा अंदर से संतुष्टि मिलती है कि हाँ हो गया, बन गया मुझसे। तो फिर आप क्या और प्रैक्टिस करिए, रोज़ 5-5 पज़ल करेंगे ना, रोज़ प्रैक्टिस, तब आप क्या धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि जो पज़ल आप 4 मिनट में करते थे वो आप 3 मिनट में करने लग गए हो। जो सिलोजिज्म आप 40 सेकंड में करते थे वो आप शायद 20 सेकंड में कर रहे हो। आपके टाइम का जो वो है ना, वो कम होता जाएगा धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे। और आपको लगेगा ज़रूर कि हाँ ये तो इजी है, ये तो मैं कर ही लूँगा एग्ज़ाम में, इसको प्रैक्टिस नहीं करता मैं, ऐसा मत करिएगा। भले कितना भी इजी क्यों ना हो, 2 × 2 4 होता है, हम सबको पता है, लेकिन तब भी प्रैक्टिस करने की अगर बात आए तो आप उसको लिख के करिए। मैं बता रहा हूँ, स्पेशली मेंस एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। लोग 10+10 20 नहीं कर पाते हैं, वहाँ लिख के करते हैं, इतना घबरा जाते हैं लोग, है ना। तो कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप इसको प्रैक्टिस करिए और लिख के करिए, है ना। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, और कैसे हमें मॉक को अटेम्प्ट करना है ताकि हमारा एक्यूरेसी अच्छी रहे और परसेंटाइल भी 90+ हो जाए, है ना। और रोज़ दिन का एक मॉक आपको लगाना ही है। और मैं तो कहूँगा प्रीलिम्स के तो आप 2 लगाइए, सुबह शाम लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं हैं, है ना। और लेवल इजी है तो कोई गलत भी नहीं होंगे ज़्यादा, तो एनालाइज करने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो दिन के 2 मॉक या फिर 1 मॉक तो ज़रूर से ज़रूर लगाइए आप, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका वो होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो आपके अटैम्प्ट्स भी ज़्यादा होंगे, और अटैम्प्ट्स ज़्यादा होंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ज़्यादा आएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक दी वीडियो, एंड हो सके तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन मिलते हैं, कीप स्टडिंग, बाय बाय।